प्रकाश सिंह, रेशम निदेशालय से हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में रेशम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सहतूती, नंबर 2 टसर, नंबर 3 एरी। ये सहतूती रेशम है जो हमारा सहतूत के पत्ते खाते हैं, और जो ये टसर वाला है अर्जुन के पेड़ पर पैदा किया जाता है। अर्जुन के पेड़ पर ये पौधे पर बाहर रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये अरंडी होता है जो वो किनारे रखा हुआ है, अरंडी पौधा, अरंडी की पत्ती खिलाई जाती है। ये 28 से 30 दिन में ये ककून बना लेते हैं, और 28 दिन में ककून बना लेते हैं। उसके बाद ये सहतूती का हमारा ये धागा है, और ये हमारा ककून है। ये हमारा ककून है, ये सहतूती का। ये एक ककून में करीब 800 से 1000 मीटर धागा निकलता है एक ककून में। और इसका धागा ये है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है सहतूती का। ये सिल्क, प्योर सिल्क रेशम है ये हमारा। जी, इसमें कोई इग्नोवट नहीं है, एकदम प्योर सिल्क है हमारा। और ये सहतूती हो गया, और ये हमारा ये टसर का, ये हमारा टसर का ककून है। इससे ये टसर का ककून है, इससे ये धागा बनता है हमारा। ये टसर का हो गया। और हमारे टसर की ये साड़ी बनी हुई है। ये हमारे टसर की साड़ी बनी हुई है। ये साड़ी की कीमत लगभग 20,000 है, इसकी कास्ट कीमत। और सबसे आपको मैं अच्छी चीज़ ये बता देना चाहता हूँ, इसका जो लोगो होता है, ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान इसी से की जाती है। इसका ये लोगो होता है, जी जी, सिल्क मार्क का एक लोगो लगा रहता है। अगर ये सिल्क मार्क का लोगो लगा हुआ है तो आप ये जान लीजिए कि ओरिजिनल सिल्क है, इसमें कहीं से कोई मिलावट नहीं है। और आपका ये टसर हो गया, सहतूती हो गया, एक एरी है। और एरी का ये हमारा ये अरंडी रेशम सिल्क है। ये अरंडी जो होता है, ये भी एक सिल्क है, उसका एक ये अहिंसा सिल्क बोलते हैं इसको। ये दोनों अहिंसा सिल्क होता है, और ये अहिंसा सिल्क होता है। ये गांधी जी का, इसमें अपने आप तितली बाहर निकल जाती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। मतलब तितली मरती नहीं अपने से? तितली मरती नहीं, बिल्कुल तितली मरती नहीं है। इससे धागा बनता है हमारा। ये एक मिनट में बताता हूँ। इसका धागा ये दे दीजिएगा, इसका धागा ये, इसका धागा ये, अच्छा, इसका धागा है ये अहिंसा सिल्क का। ये देखिए इसकी फिनिशिंग, ये सहतूती सिल्क से थोड़ा सा फिनिशिंग इसकी, उसकी शाइनिंग होती है। ये देखिए, ये अहिंसा सिल्क है, एरी स्पन यार्न होता है। यस जी जी। ये बताइए, जैसे आप किसानों से क्या जो खेती करना चाहते हैं रेशम की, उनसे क्या कहना चाहेंगे? किसानों से हम हमारा ये संदेश किसानों से मेरा ये अनुरोध है कि हमारे विभाग से मिले, और हमारे कार्यालय करीब हर जिले में हमारे कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालय 57 जनपदों में मेरा चल रहा है, और रेशम का कार्य चल रहा है। और हमारे जो जनपद में हमारे क्षेत्रीय अधिकारी हैं, वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, उनसे मिलकर वो सारी चीज़ें, सारी जानकारी देंगे। अगर मान लीजिए रेशम की खेती कोई किसान करता है बहुत दूर इलाका में, जो इंटीरियर हो, उसका बिक्री का कैसे व्यवस्था होगी? हमारे जो किसान ककून पैदा करेंगे उसके लिए हमारे लिए हम लोगों ने एक मार्केट बनाया है। आप मार्केट में ले जाएंगे, वहाँ जो है आपका ककून कोई दिक्कत नहीं होती, विभाग भिजवा देगा, कोई दिक्कत नहीं होती। हमारा पूरा ये कीड़े देता है, अंडे देता है। इसको कीड़ा पालने के बाद आपका इसको 10 दिन ये कीड़े विभाग पालता है। 10 दिन के बाद ये जो कीड़े हैं जो किसानों को पालना, 20 दिन किसान की ट्रेनिंग, 20 दिन हाँ, ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं। जैसे किसान नया आ रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? उसके किसान से मैं ये कहना चाहूँगा, किसान अगर इसमें इंटरेस्ट रखता है तो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारियों से मिले, उसको सारी चीज़ बताई जाएगी, सारी जानकारी दी जाएगी, उसको ट्रेनिंग कराया जाएगा। बाकायदे वो अपना सहतूत का रेशम का कार्य कर सकता है बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा इसमें फ़ायदा है। उसको रोजगार मिलेगा, कहीं से कोई नुकसान नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू। प्रधान वैज्ञानिक, और मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बागवानी संस्थान में कार्यरत हूँ। तो हमारा संस्थान विशेषकर बागवानी से आम, अमरूद, बेर, आंवला उसमें पर काम करता है। क्योंकि अब आजकल क्या पोषण की बात होती है, तो बहुत से प्रधानमंत्री की भी योजनाएँ वगैरह हैं, कैसे हम स्वस्थ और पोषक खाद्य पदार्थ हैं, जिससे कि हमारे आने वाले जो लोग हैं वो स्वस्थ जीवन जिए। तो उसमें ये हमारी बागवानी जो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि ये बहुत
तरह की जो वेराइटीज़ वगैरह डेवलप की हैं। आज के जो क्लाइमेट रिसिलिएंट वेराइटी है, जो बढ़ते तापक्रम में भी जो उत्पादन अच्छा दे सकती है, उन वेराइटी का डेवलपमेंट हमारे संस्थान ने किया है। हमारे संस्थान में करीब आम की 750 वेराइटी से ज़्यादा कलेक्शन है, जो कि एशिया में सबसे बड़ा जो मतलब देसी है, देश की भी हैं, किसानों के यहाँ भी हैं, जो लगभग लुप्त प्राय हो चुकी हैं, उनका भी कंजर्वेशन करती है, ताकि उनका भविष्य में अनुसंधान कार्य हो सके। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज किया जाता है फसलों में, हाँ, या पौधों में, तो ये आपके यहाँ बिल्कुल नहीं होता है? नहीं, इंसेक्टिसाइड जो हमारे वैज्ञानिक प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही होता है। जैसे कोई कीड़ा, कोई बीमारी लगती है तो हमें कितना देना चाहिए, किस स्टेज पर देना चाहिए, ताकि क्या कीड़ा भी मर जाए और किसानों का जो ना ज़्यादा नुकसान भी ना हो। आज किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि जो मतलब ये फलों की बागवानी खेती करें, तो जो हमारे नई नई फसलें हैं, नई जो पौध है, उनकी जो जहाँ से अनुशंसा की गई है वहाँ से ही जो न केवल पौध लें, और जो वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई विधियों द्वारा ही खेती करें, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन अच्छा हो, ये परवल बिक्री अच्छा हो। परवल जो आप लगाए हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? परवल ये है कि ये जो है, जैसे ये परवल बहुत अच्छा, यहाँ से हमारे संस्थान ने 2 वेराइटी विकसित की है। ये खास करके जो आजकल मधुमेह की समस्या होती लोगों पे, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की फसल है, तो उसको काफ़ी किया जाता है। धन्यवाद सर। थोड़ा सा अपना परिचय तो ये बताइए, जैसे आज ये धान की फसल है, फसल में इस समय फसल में जो बाली निकल रही है, इस समय उस पे जैसे कि कीड़े वगैरह लगते हैं, इस पे थोड़ा सा अपना बात। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी है और मैं लखनऊ मंडल का उप कृषि निदेशक हूँ कृषि रक्षा में। जो आपका सवाल है कि धान में जो बालियाँ निकल रही हैं उसमें जो कीड़े लगते हैं जी, इस समय जो फ्लावरिंग स्टेज है, जो फूल की अवस्था होती है, उसके बाद जो है धान दुग्धावस्था में जाता है, मिल्किंग स्टेज कहते हैं उसको। इस दुग्धावस्था में राइस गंधी बग, जो ये राइस गंधी बग नाम का कीड़ा है, ये जो है अपने चूसने चुभोने वाले मुखांगों से ये बालियों का जो है, ये जो सैफ होता है, रस होता है धान के दाने का, वो रस जो है मिल्किंग स्टेज में ही ये चूस लेता है। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित किसान भाइयों को इस संबंध में ये बताना चाहता हूँ कि जो ये मिल्किंग स्टेज है, ये अधिकतम 4 से 5 दिन तक ये रहता है। उसके बाद जो है धान के दाने टाइट हो जाते हैं, तब इस कीड़े का प्रकोप जो है उस पर बिल्कुल नहीं हो पाता है। इसके लिए हमारे सभी सम्मानित किसान भाई अगर सुबह सुबह केवल राख का इस पर छिड़काव कर दें, राख का बुरकाव कहते हैं उसको, राख छिड़क दें, तो उससे भी जो है इस पर कीड़े लगने की संभावना बिल्कुल 4-5 दिन तक केवल बचाना है। या अगर सभी किसान भाई अपने अपने यहाँ लहसुन उगाते हैं, तंबाकू उगाते हैं, तंबाकू भी मिलता है, जो तंबाकू इसमें वो प्रयोग होता है जो तंबाकू का डंठल लोग खाते नहीं, उसको फेंक देते हैं जी। तो ये 2 किलो तंबाकू का डंठल, इसको कूट करके और आधा किलो लहसुन, आधा किलो मिर्चा, ये सब मिला करके कूट करके रात भर 5 लीटर पानी में इसको छोड़ दें और छोड़ करके सुबह इसको छिड़काव कर दें। हमारा सभी सम्मानित किसान भाइयों को केवल यही सुझाव है कि कोई भी जहरीला रसायन का प्रयोग न करें, जिससे कि जो है उसकी जो अनाज है उसका गुणवत्ता उसका ख़त्म हो। और इसमें अगर हम इन तरीकों का प्रयोग करेंगे, राख का इस्तेमाल करेंगे, लहसुन तंबाकू का मिश्रण प्रयोग करेंगे, तो इससे हमारी फसल जो है दाने हमारे जो धान की फसल है ये 4-5 दिन तक सुरक्षित भी हो जाएगी, इस कीड़े के प्रकोप से भी बच जाएगी। त्रिपाठी जी, ये पूछना चाहता हूँ, जैसे रबी का फसल अब आने वाला है और इस समय धान कटेगा, इसमें कितनी गैप, धान काटने के बाद कितनी गैपिंग होनी चाहिए जिससे कि रबी की फसल अच्छी हो? देखिए, जहाँ तक गैपिंग की बात है जी, अब तो गैपिंग कहीं रही नहीं जाती है। अगर आप जो है धान काटने के तुरंत बाद जीरो
जीरो टिल सीड ड्रिल से अगर बुआई कर दें, गैपिंग की कोई बात नहीं है। जब धान काटते हैं तो आपके खेत में नमी जो है बराबर रहती है, और जब उसमें गैपिंग छोड़ेंगे तो फिर आपको खेत की जुताई करनी पड़ेगी या सिंचाई करनी पड़ेगी। तो किसान की जो है लागत जो खेती की है, वो किसान की खेती की लागत को कम से कम करना है, जिससे कि उसको पैदावार जो मिले तो उसको लाभ अधिक से अधिक मिले। तो जीरो टिल सीड फर्टिसीड ड्रिल से जो है उसमें जो है धान की सीधी बुआई कर देनी चाहिए। जी, धन्यवाद सर। ओके सर। विजय सिंह तोमर, जिला आगरा, एक किसान परिवार से हूँ। यहाँ पे कृषि विभाग द्वारा हमें सूचना मिली कि किसान रवि गोष्ठी की लखनऊ में पूरे राज्य की राज्य स्तरीय गोष्ठी है। तो हम यहाँ अपनी गाड़ी से स्वयं अपना खर्चा करके 700 किलोमीटर दूर चल के आए। यहाँ पर आके सब राज्य कृषि मंत्री बैठे हुए थे और राज्य कृषि मंत्री बैठे हुए थे और आदिवासी सचिव साहब बैठे हुए थे, उत्तर प्रदेश सचिव साहब बैठे हुए थे और बादबाकी सब लोग बैठे हुए थे। आगरा मंडल की जो हमारी जो मांग रखी, जो अपनी मांग रखवे के लेके आए, वो हमारी बात किसी ने हमने को माइक नहीं दिया और हमसे ये कह दी कि आप बाद में सुनाइए। क्या मांग रखी थी आपने? एक तो किसान की ये मांग आई कि साहब जो समय पर नहर की ना तो सफाई हो, ना समय पर पानी आवे। जी हाँ, नवंबर में सफाई होगी, दिसंबर में पानी आवे वो। कब किसान अपनी आलू की फसल बोए वो, कब सरसों में पानी लगावे वो, कब गेहूँ बेवे वो। आई उसमें दूसरी मांग ये थी कि जो FPO बनाए गए वो FPO ने की ना, जैसा आगरा मंडल में 200 FPO हैं, 15 ब्लॉक हैं, 15 ब्लॉकों में टारगेट भेजेंगे एक को, लक्ष्य एक भेजेंगे। बाबू में 200-500 रुपये कट जाएंगे तो इनकी यानी सब्सिडी को जो पैसा जमा है वो एक साल पेंडिंग में पड़ा रहता है, लक्ष्य एक आदमी मिलेगा। सबसे ज़्यादा तो ये किसान की 200-500 कूपन कट जाएंगे, 10,000 रुपये आते, 500 आदमी के 5 लाख रुपये आएंगे। 5 लाख रुपया एक साल पे सरकार बच रही है, ना तो किसान का वो दे रहे। ये सब चूतिया बनती हुई बात है। किसान की कोई आवाज़ नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि किसान की आमदनी दोगुनी होगी। सब अधिकारी और मंत्री सब अपने मनमानी कर रहे हैं, किसान की कोई नहीं सुनता है। धरातल पर कोई किसान की कोई नहीं सुना है। आज सरकार की तरफ से क्या मदद चाहते हैं? सरकार की तरफ से यही कि सरकार हम आज अपनी मांग रखवे आए, अपनी कहवे आए तो सरकारें जो कर्मचारी अधिकारी लोग जो मंत्री अधिकारी उन्होंने हमारी आवाज़ नहीं सुनी, हमारी मांग को सुना तक नहीं। इतनी दूर से आए, मैंने कहा सर 2 मिनट हमारी बात को रखो, सुन तो लो। ठीक है। आप तो साल में 2 बार रबी और खरीफ गोष्ठियाँ होती है, जब किसान अपनी बात समस्या कहने के लिए आता है, इनकी सुनता है, लेकिन आज कोई किसान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आगरा उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा जिला है, जहाँ पर 2,85,000 हेक्टेयर में खेती हो, लेकिन वहाँ की समस्या हमेशा इतनी बनी रहती। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस समय जो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, वो 14 रत्न भाजपा के मंथन में आज आगरा में है। 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, एक MLC है, एक मेयर है और एक जिला पंचायत है। 14 रत्न होते हुए भी आज भाजपा के लोग किसानों की सुनने वाले नहीं। न तो आगरा के अंदर नहरों की सफाई टाइम पर होती है, 80,000 हेक्टेयर में आलू की खेती होती है, 8 करोड़ का भंडारण होता है, 327 कोल्ड स्टोर आगरा के अंदर हैं, 1,12,000 में बाजरा होता है, 1,35,000 हेक्टेयर में गेहूं की खेती होती है। लेकिन आज खाद की वो व्यवस्था है कि सोसाइटियों के माध्यम से 1800 रुपये की बोरी बिक रही है, न कि 13 से 50 रुपये। कौन सी व्यवस्था है? कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। आज अपनी बात कहने आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ इन अधिकारियों के माध्यम से कि अगर ये सरकार की छवि खराब हो रही है, क्या मोदी जी का सपना किसानों की आय दूना करने का ये ऐसे ही करेंगे? दूना आज तो नहीं हुई, लेकिन लागत जरूर दूनी होगी। थैंक यू।